प्रिय विद्यार्थियों, और आज हम पंजाब पर विजय अंग्रेज द्वारा किस प्रकार की जाती है उस पर बात करेंगे। और पिछली क्लास के अंदर सिंध पर किस प्रकार विजय की गई थी अंग्रेज द्वारा प्राप्त, वो हमने देखी थी। और आज देख लेते हैं पंजाब वाले, है ना। तो वो देखनी हमारे लिए जरूरी हो जाती है। पंजाब पर विजय अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर विजय, ठीक है ना। पहली बात है ये विजय किस प्रकार इन्होंने प्राप्त की थी। विजय, ये विजय ये सही होता है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, पंजाब उस समय जब मुगल साम्राज्य सीमित हो रहा था, क्या हो रहा था, मुगल साम्राज्य सीमित, यानी कि मुगलों की जो शक्ति थी वो सीमित होती जा रही थी। औरंगजेब के बाद में जितने भी राजा हुए थे, बहादुर शाह प्रथम हुए थे, और जो भी जितने फर्रुख शेर है ना, जितने भी नादर मतलब राजा थे, मोहम्मद शाह रंगीला, ये सारे के सारे क्या थे, कमजोर साबित हुए। और जैसे ये कमजोर साबित हुए, तो जाट हो गए, सिख हो गए, राजपूत हो गए, सारे क्या हो गए, स्वतंत्र होने लगे थे। जाटों व सिखों, राजपूतों आदि, ठीक है, राजपूतों आदि ने स्वतंत्रता घोषित कर दी, यानी कि हम स्वतंत्र है, हमारे ऊपर किसी का ही अब अधिकार नहीं है। ये बातें किसके दिमाग में आने चल लगी, जाटों और सिखों और राजपूतों के दिमाग में। तब सिखों ने एक स्वतंत्र रूप से खालसा जैसे है ना पद की स्थापना की थी, है ना, एक अलग राज्य की स्थापना की थी, खालसा जैसे है। खालसा एक सरकार है ना, सरकार एक खालसा, क्या थी, सरकार एक खालसा, सरकार एक खालसा। तो ये कुछ बातें थी इस प्रकार की जो हमें ध्यान रखनी जरूरी होती है। रणजीत महाराजा थे, रणजीत सिंह बियोन द्वारा इस नाम दिया गया था पंजाब का सरकार एक खालसा। अब इससे पहले हम बात करते हैं कि इन पर किस प्रकार सिखों का उदय होता है। देखिए, तो पहले प्रथम गुरु थे नानक देव, नानक देव, इन्होंने सिख पंथ की स्थापना की थी, और इसी के नाम से राज्य प्रशासन शुरू करना स्थापित किया था गुरु नानक देव ने। ये थे सिकंदर लोदी के समय, किसके समय थे, सिकंदर लोदी के समय, सिकंदर लोदी। और इनके बाद में इन्होंने अपना जो शिष्य है, अगला जो उत्तराधिकारी है, वो गुरु अंगद को बनाया। किसको बनाया, गुरु अंगद। और इन्हीं गुरु अंगद ने एक लिपि की स्थापना की थी। कौन सी लिपि, गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि। तो ये बातें भी अपन को ध्यान रखनी होती है, ठीक है ना। इस प्रकार इनका शासन था। फिर अकबर एक काम करता है, धीरे धीरे अकबर का शासन आ जाता है ना। अकबर एक काम करता है, यहाँ पर अमरदास थे, कौन थे, अमरदास थे, अमरदास। इनकी बेटी थी बीबी भानी, कौन थी, बीबी भानी। इनके नाम पर इन्होंने क्या कुछ जागीर दी थी, जागीर है ना, जमीन दी, कभी आपके जमीन लीजिए। और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से पंजाब की नींव बनेगी ना, का पंजाब जो राज्य है वो संपूर्ण रूप से बनेगा, अमृत जैसे है ना वो बनेंगे, इसलिए इनका नाम लेना हमारे लिए जरूरी है। फिर अकबर ने एक और काम किया था, क्या काम किया था, रामदास थे, है ना, गुरु रामदास, इनको क्या किया इन्होंने, 500 बीघा जमीन दी। कितनी दी, 500 बीघा जमीन, और इन्होंने फिर इन्हीं को क्या बसाया, रामपुर बसाया, रामपुर। और इन्हीं रामपुर को फिर बाद में क्या कहने लगे, अमृतसर, है ना। ठीक है ना, मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है ना।
ये बात होती है। इसी प्रकार आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए सारी घटनाएं होती है और इसी समय एक और घटना घटती है, मतलब कि घटना नहीं घटती है कि कहने का मतलब ये है कि जो ये सिख धर्म था, है ना, इन सिख धर्म के अलग अलग रूप शुरू होने लगे थे, है ना, रूप कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं, और इन्हीं में से एक था शुक्र चकियास, है ना, शुक्र चकियास मिसल भी, शुक्र चकियास, शुक्र चकियास मिसल कौन था, मतलब क्या था, शुक्र चकियास मिसल। ये इनका सिख धर्म का एक अलग, हम ऐसे मान सकते हैं जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता ना, उसी प्रकार का एक धर्म था अलग, शुक्र चकियास मिसल, है ना, एक संस्था कह सकते हैं, या मतलब एक अलग राज्य का नाम से जान सकते हैं, शुक्र चकियास मिसल। इन्हीं में से एक नाम आता है, इनका जो अधिकारी था, इनका मुख्य था, है ना, महासिंह। शुक्र चकियास मिसल का मुख्य था महासिंह। महासिंह को बनाया गया था कि महासिंह जी आप क्या है, शुक्र चकियास मिसल है हमारा, उसका प्रधान है, आप मुख्य है। इन्होंने कहा ठीक है। और एक किस्मत ऐसी हुई कि इन्हीं के घर से ही एक व्यक्ति का जन्म होता है, एक महापुरुष कह सकते हैं, प्रखंड विद्वान कह सकते हैं, एक अच्छा योद्धा कह सकते हैं, वीर कह सकते हैं, ताकतवर कह सकते हैं, एक शक्तिशाली राजा के रूप में मान सकते हैं, जिसका नाम था रणजीत सिंह। क्या था, रणजीत सिंह, रणजीत सिंह। ये एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। किस समय, जब अंग्रेजों की प्रभुत्व जमता जा रहा था और मुगलों का प्रभुत्व घटता जा रहा था, और अन्य और भी थे राज्य जिनकी शक्ति कम हो रही थी, और रणजीत सिंह पंजाब को एक शक्तिशाली रूप दे रहा था। तो आप सोच सकते हैं रणजीत सिंह हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, पंजाब के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं, रणजीत सिंह के बारे में। तो ये बात आपको समझ में आ गई थी, रणजीत सिंह कौन था, किसका बेटा था, महासिंह का था, और महासिंह किससे संबंधित था, शुक्र चकियास मिसल से था। और शुक्र चकियास मिसल क्या है, एक सिख धर्म का क्या है, एक अलग भाग है, क्या है, भाग है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। अब देखिए रणजीत सिंह महाराजा, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है ना, ये थे महाराजा रणजीत सिंह। अब इनका जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था, महासिंह के घर। महासिंह के घर इनका जन्म हुआ था, ये बात आपको ध्यान रह जाएगी। और एक बदकिस्मती ऐसी होती हैं, कह सकते हैं वो दुख की घटनाएं ऐसी होती हैं, महासिंह की मृत्यु हो जाती है 1792 के अंदर। और जब किसी व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो जाती है एक मात्र 12 वर्ष के अंदर, तो उस बच्चे की जिंदगी का क्या सवाल होता है ना, किस प्रकार की जिंदगी गुजरती है वो खुद जानता है। और उसी समय उनको राजा बनना पड़ता है, एक राजकुमार होता है, उनको राजा बनना पड़ता है। तो राज्य के क्या करते हुए होते हैं, वो क्या समझता है 12 साल का बच्चा, लेकिन रणजीत सिंह ने शासन व्यवस्था संभाली थी मात्र 12 वर्ष के अंदर। एक योद्धा के रूप में उभरा था रणजीत सिंह। आप सोचो किस प्रकार, देखिए जब ये 1792 के अंदर राजा बनता है, क्या बनता है, राजा बनता है, तो अपना शासन ठीक ठाक चला रहा था ना, एक ठीक ठाक नहीं कह सकते, एक अच्छा कह सकते हैं, एक प्रभुत्व रूप में कह सकते हैं, रणजीत सिंह ने अपना पंजाब का साम्राज्य चला रहा था। और जैसे ही एक घटना घटती है 1798 के अंदर, क्या घटना घटती है 1798 के अंदर, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान का एक राजा था जमान शाह। कौन था, जमान शाह। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना, प्रत्येक कोई भी एग्जाम देंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जमान शाह ने क्या कहा,
एक ऐसा व्यक्ति था, जमान शाह बहुत ही शक्तिशाली के रूप में था। इसने भी अपना अफगानिस्तान साम्राज्य एक कह सकते हैं योद्धा के रूप में संभाला था। और ये जमान शाह कौन से वंश था, किस प्रकार था, यह आपको सबको पता है, नादिर शाह था। नादिर शाह, वही नादिर शाह जिसने मोहम्मद शाह रंगीला के समय भारत पर आक्रमण किया था, दिल्ली पर, और लूट के ले गया था कोहिनूर हीरा लेके चला गया था ना, वही मोहम्मद शाह रंगीला, सॉरी नादिर शाह था। और उसी के शासनकाल के अंदर ये, मतलब उसी के बाद में, उसी के वंशों के अंदर ये होता है जमान शाह। कौन होता है? जमान शाह, अफगानिस्तान का। ठीक है ना। इस जमान शाह की क्या है, कोई तोपे थी। क्या थी? तोपे थी। अब बेचारी तोपे को कोई कोई लेकर जा रहा था, मतलब इनके कुछ सैनिक वगैरह थे जो एक स्थान से कोई दूसरे स्थान पर लेके जा रहे थे। और वही तोपे, बदकिस्मती ऐसी हुई, वही तोपे एक नदी के अंदर गिर गई थी। वही नदी बह रही थी और वह तोपे पार लेके जा रहे थे, वो तोपे नदी के अंदर गिर गई। अब निकाले कैसे, है ना। जिस जगह पर कोई घटना घटती है, उस घटना की जानकारी वहां पर रहने वाले लोगों को ही पता होती है कि यहाँ पर किस प्रकार सॉल्यूशन हो सकता है। तो मान लीजिए आपके पास में कोई घटना करती है, तो आपको ही पता है कि इसके बारे में कौन सा किस प्रकार सॉल्यूशन होगा, है ना। तो ये बात होती है। तो एक नदी थी चिनाब नदी। कौन सी थी? चिनाब नदी। इसी चिनाब नदी के अंदर इनकी तोपें गिर जाती है जमान शाह की। फिर रणजीत सिंह क्या करता है, इन तोपों को बचा लेता है, बचा लेता है। ठीक है ना। जब वह इन तोपों को बचाता है, तो जमान शाह ने अपने एक उत्तर दिया। क्या दिया? उत्तर दिया। पुत्र नहीं दिया है, उत्तर दिया। आप कहीं लिख देना पुत्र दिया है, पुत्र नहीं दिया, उत्तर दिया। क्या दिया? उत्तर दिया। सर ये क्या होता है उत्तर? उत्तर का मतलब आंसर। इसने बोला कि मेरी तरफ से मैं क्या दूं, ये तो अब कहीं है पर, तो अफगानिस्तान का कोई क्षेत्र तेरे को दिया जाए तो ये ठीक नहीं है हमारे वंश के लिए भी, और फिर तेरे दूर भी पड़ेगा। लेकिन तू ये काम कर, तेरे पंजाब के पास में लाहौर पड़ता है, लाहौर आया के पंजाब नहीं, सॉरी अमृतसर आया, मतलब वो सॉन्ग है ना सनी देओल का, तो वही लाहौर पंजाब अमृतसर है ना। तो अब देखिए, उसने बोला कि तेरे पास में एक जगह पड़ती है लाहौर, है ना। और इस लाहौर पर यदि तू आक्रमण करता है, तू अधिकार करता है, तो मैं बीच में तेरी टांग नहीं अड़ूंगा। क्या नहीं अड़ूंगा? टांग नहीं अड़ूंगा। और नहीं तू यहाँ पर आक्रमण करता है, मैं तेरी टांग अड़ा देता है ना। लेकिन अब ऐसा मैं काम नहीं करूँगा, तो अपनी इच्छा से लाहौर पर आक्रमण कर सकता है। तो ये क्या करता है, 1798 के अंदर लाहौर पर आक्रमण कर देता है, पर आक्रमण, और लाहौर को जीत लेता है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए अमृतसर है, उन पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? अमृतसर पर, अमृतसर, इस पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये बात भी ध्यान होनी चाहिए। तो इस प्रकार पंजाब, लाहौर, अमृतसर, ये तीन काफी क्षेत्र थे जो एक सिख धर्म कह सकते हैं, और सिख का जो साम्राज्य था ये वो बढ़ने लगा था। अब इसका शहरी किसे दिया जाएगा? रणजीत सिंह को दिया जाएगा। इसी ने इस साम्राज्य को बढ़ाया था, है ना। ये फिर धीरे धीरे आगे घटना करती है। और इसी बीच अंग्रेजों ने एक चाल चलते हैं। क्या चलते हैं? वो सोचते, देख यदि हम डायरेक्ट रणजीत सिंह से युद्ध करते हैं तो जीतना संभव नहीं है। ये तो हरदम भी जीतना संभव नहीं है कि हम उनसे जीत पाएंगे। और अगर कूटनीति का प्रयोग करें तो भी नहीं जीत पाएंगे। भाई सीधा हम युद्ध करें, चैलेंज करें, भी मैं तेरे ऊपर आक्रमण करना चाहता हूँ, तो तेरे हो जितनी तेरे में दम है वो काम कर लेना, है ना, जितना दम है वो लगा देना, ऐसा कहेंगे तो उसका दम नॉर्मल लगाना तो ही हमारा काफ़ी है, अंग्रेज ने कहा। लेकिन यदि कूटनीति का प्रयोग करें तो अभी बहुत कम चांस है कि हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि संधि करें ना तो हमारा काम बन सकता है। कैसे बनेगा? देखिए, अंग्रेजों ने फोन किया था, किसको बोला? रणजीत सिंह को। कि देख भाई रणजीत सिंह, ऐसी बात है कि हम संधि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं। और इस संधि के माध्यम से तो क्षेत्र इधर वाला रख लेना और मैं उधर वाला रख लेंगे, और हम एक बीच में एक नदी रख लेंगे। रणजीत सिंह का कौन सी नदी? क्या? सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी। अंग्रेज ऐसे ही बोलते हैं ना, सतलज नदी, सतलज नदी।
रणजीत सिंह का ठीक है, आप ऐसे बात नहीं कर सकते, हम साथ मिल के बात करेंगे। अंग्रेज ने कहा ठीक है, हम साथ मिल लेंगे और बात कर लेंगे। फिर देखिए अंग्रेज आते हैं इसके साथ, है ना, बातचीत करने के लिए। अब कब आएंगे वो डेट बताते हैं आपको। देखिए 25 अप्रैल 25 अप्रैल और 1809 के अंदर काफी टाइम बीत गया था, लगभग 10-11 साल हो गए थे इसके आक्रमण के बाद में, है ना। 25 अप्रैल 1809 में क्या होती है, दोनों के बीच में संधि होती है ना, संधि होती है मैट कॉफ व रणजीत सिंह के मध्य, रणजीत सिंह के मध्य, ठीक है ना। इन दोनों के मध्य संधि होती है और इन्हीं की संधि के माध्यम से कुछ बातें होती हैं। क्या होती हैं, दोनों बातें करते हैं। अंग्रेज बोलते हैं सातलज नदी, है ना, सतलज नदी के उस पार, सतलज नदी के उस पार आपका अधिकार और सतलज नदी के इस पार हमारा अधिकार। किसका अधिकार बोल रहा है, हमारा अधिकार। और एक और बात है कि जो पूर्वी हिस्सा है, सतलज नदी का पूर्वी हिस्सा है वो हमारा है। क्या हमारा है। और एक जगह पड़ती है लुधियाना, क्या पड़ती है, लुधियाना। और इसी लुधियाना पर हमारी सेना रहेगी। क्या रहेगी, हमारी सेना रहेगी और आप यहाँ पर अटैक वगैरह नहीं करेंगे। रणजीत सिंह का ठीक है, हम अटैक नहीं करेंगे, आपकी जो इच्छा है वो कर लेना। अब देखिए, अब सीधी भाषा में और सरल भाषा में समझा जाए तो अंग्रेजों ने किस प्रकार बोला। देखिए 25 अप्रैल 1809 के अंदर इसके बीच में संधि होती है और संधि किसके मध्य होती है, मैटकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य होती है। और संधि की शर्तें क्या थी, संधि की शर्तें ये थी, अंग्रेजों ने कहा था कि सतलज नदी के उस पार आपका अधिकार है और इस पार हमारा अधिकार है। और एक जगह पड़ती है लुधियाना, उस लुधियाना पर हमारी सेना रहेगी। और जो हमारे यहाँ पर जो सतलज नदी का पहाड़ी हिस्सा है, उस पहाड़ी हिस्सा पर हमारा अधिकार होगा। रणजीत सिंह ने कहा लो मरो, ले वो तो पूर्वी सो लो, दक्षिणी लो, जो भी लो ले लो, लेकिन बस मेरे से झगड़ा नहीं करना, यहाँ तक ही लेना। और ज्यादा बकवास किया ना तो टांगे तोड़ के भगा दूंगा। ये ठीक है, इज्जत से मैं आपकी इज्जत दे रहा हूँ, आप गोरे है इसलिए इज्जत दे रहा हूँ, बाकी ठीक है तुमको यहाँ से भगा देता। ज्यादा कुछ बोलना नहीं, रणजीत सिंह ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, है ना। एक अपनी इज्जत से संधि की थी, ठीक है अगर विदेशी है कर भी लेते क्योंकि व्यापार कर रहे हैं, लेकिन इनको ऐसे पता नहीं था कि इतने गद्दार निकलेंगे। हम क्या, हमारे ऐसे संभाव थी, है ना, ये बातें थी। तो अब थोड़ी सी बातें आके देख लेते हैं। ये संधि हो गई और इस संधि के बाद में ये क्या करता रणजीत सिंह 1813 के अंदर, है ना, 1813 के अंदर जब कश्मीर है ना, कश्मीर, उस कश्मीर को अफगान राजा था शाह शुजा। कौन था, शाह शुजा। शाह शुजा से संरक्षण में ले लेता है रणजीत सिंह कि भैया तेरी बस की बात नहीं, कश्मीर तेरे अफगानिस्तान से दूर पड़ जाता है। पहले तो वो दूसरे बार था, मतलब कि वहाँ जमा सा था, फिर शाह शुजा आ गया तो शाह शुजा से क्या करता है, कश्मीर ले लेता संरक्षण में। और सबसे बेस्ट बात, वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक हीरा था, कोहिनूर हीरा, आपको सबको पता है कोहिनूर हीरा, वो अभी फिलहाल अंग्रेजों के पास में है ना, महारानी के पास में। लेकिन किसके पास में था, कहाँ से गया, ये तो जानकारी पोर्टेड है ना। देखिए मैं बता देता हूँ, ये जो कोहिनूर हीरा है पहले मुगलों के पास में था, ठीक है। मुगलों का जो मोहम्मद शाह रंगीला था उनसे नादिर शाह लेके गया था।
और वही नादिर शाह अफगानिस्तान का। और फिर उनके वंशज होते 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 वंशज आ गए शाह शुजा, और शाह शुजा से वो कोहिनूर हीरा ले लेता रणजीत सिंह ने, और इसी रणजीत सिंह का पुत्र होगा दिलीप सिंह, और इसी दिलीप सिंह से हीरा लेंगे अंग्रेजों द्वारा, और दिलीप सिंह को भेज देंगे पैसे दे के 1848 के पास में आसपास ब्रिटेन, और महारानी जिंगन के साथ में कि तू इनके साथ में जा और ब्रिटेन जा, और तेरे को साल को 50 लाख के आसपास पैसे दी जाएगी। कितनी? 50 लाख इनको पैसे दे दिए, 48 लाख थे या 50 लाख थे, है ना, इतने पैसे देकर उनको ब्रिटेन भेज दिया। तो ये थी इनकी कोहिनूर हीरा की बात। तो लगभग समझ में आ गई, क्लियर एक बात आप समझ में आ गई कि कोहिनूर हीरा की। तो इसके बाद में बात करते हैं, कोहिनूर हीरा इनको दे दिया रणजीत सिंह को, और रणजीत सिंह इनको फिर छोड़ देगा भी, देखिए आप हमारे दोस्त की तरह हैं, ठीक अच्छी बात है, और आपका जो कश्मीर है हमारे संरक्षण में है, ठीक है ना, ये बात हो गई। फिर आगे बात करता है, मुल्तान पर अधिकार कर लेता है। कहाँ पर? मुल्तान पर। इस प्रकार ये अधिकार करता चला जाता है, अधिकार करता रहता है। और 1835 के अंदर अंग्रेजों ने एक संधि करते हैं, है ना, और इस संधि के माध्यम से एक जगह पड़ती है, वहाँ पर क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पर हम अधिकार करना चाहते हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर व्यापार होगा। तो उसने कहा ठीक है भाई, आप व्यापार करना चाहेंगे? हाँ, मैं व्यापार करना चाहिए। तो अंग्रेजों ने क्या, फिर इसने फिरोजपुर एक जगह पड़ती है, कौन सी पड़ती है? फिरोजपुर। फिरोजपुर। और इसी फिरोजपुर पर 1835 के अंदर रणजीत सिंह ने इनको ये अधिकार दे देता कि आप व्यापार आराम से कर सकते हैं, आपको हम मना नहीं करेंगे। और ये बातें, इनकी ऐसी घटनाएं होती हैं। और इसी बीच में एक त्रिदलीय संधि होती है। क्या होती है? त्रिदलीय संधि। त्रिदलीय संधि, त्रिदलीय, ये वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जहाँ पर ये बोलता हूँ वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, वो दिमाग में तुरंत घुस जाना चाहिए, ठीक है ना। त्रिदलीय संधि। अब देखिए, ये जो संधि है वो रणजीत सिंह व शाह शुजा, जुद्दा कहाँ से आ रहा है, शुजा आएगा, शाह शुजा व अंग्रेजों के बीच में थी। ऑकलैंड, है ना, अंग्रेज अधिकारी था ऑकलैंड गवर्नर जनरल, उनके मध्य होती है। ये होती है 1838 के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, त्रिदलीय संधि किसके मध्य हुई थी, कब हुई थी, है ना। देखिए, जब अंग्रेजों द्वारा अधिकार किया जाता है तो उसके संबंधित ये क्वेश्चन निकलता है, बेस्ट क्वेश्चन है, जरूर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। रख लेंगे ना याद, चलो ठीक है। तो ये संधि का मकसद क्या था? इस संधि का मकसद यह था, जो शाह शुजा ना, उनको वहाँ पर अमीर बनाना, शाह शुजा को अफगान का अमीर बनाना, अमीर बनाना, ये इनका मकसद था। बनाना नहीं केला, हाँ, इनको बनाना, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। तो ये इनकी प्रक्रिया थी। और इसी बीच एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब जब इनकी मृत्यु होती है ना, तो फिर अब क्या होगा? अब उनको दूसरा शासक बनेगा, लेकिन ये त्रिदलीय संधि है वो इतनी मजबूत नहीं रही, धीरे धीरे विखंडित हो गई। इनके बाद में इनका जो पुत्र है वो राजा बनता है खड़ग सिंह, ठीक है ना, खड़ग सिंह। लेकिन बेचारे इसकी भी मृत्यु हो जाती है, काफी समय तक ये भी जिंदा नहीं रहता है। फिर इसके बाद में जो दूसरा शासक बनता है वो बनता है नौनिहाल सिंह, लेकिन ये भी ज्यादा तक जिंदा नहीं रहता है। नौनिहाल सिंह बेचारा मर जाता है ना, थोड़ा दिन तक, थोड़ा महीने भर तक शासन करता है, फिर इसका भी देहांत हो जाता है। फिर इसके बाद में जो दूसरा शासक बनता है वो शेर सिंह। लेकिन बदकिस्मती ऐसी होती है कि ये भी अपने धरती माँ के लिए काम आ जाता है, ये भी
इसका भी देहांत हो जाता है शेर सिंह। अब वहाँ की जो रानी थी, है ना, जो राजा की पत्नी थी रणजीत सिंह की, उनके संरक्षण के अंदर दिलीप सिंह को राजा बनाया जाता है। इनका पुत्र था, कौन था? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह, ठीक है ना। और यही दिलीप सिंह आगे जाकर अंग्रेजों के साथ में लगातार अंगल व सिख युद्ध लड़ता है दिलीप सिंह। सारे युद्ध दिलीप सिंह के साथ में ही होते हैं। तो एक वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिलीप सिंह, आप याद रखना ना, दिलीप सिंह दिलीप सिंह दिलीप सिंह दिलीप सिंह। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रथम अंगल और सिख युद्ध कब हुआ था, सॉरी किसके मध्य हुआ था, द्वितीय कब हुआ था, तृतीय कब हुआ था, जितने पूछे बात दिलीप सिंह लगा देना, दिलीप सिंह लगा देना बिना सोचे समझे। ये बात ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। अब देखिए दिलीप सिंह के शासनकाल के अंदर एक इस प्रकार की शासन व्यवस्था चलती है कि धीरे धीरे अंग्रेज इन्हीं के विरोध में हो जाते हैं। किसके विरोध में हो जाता है? इन्हीं के विरोध में हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक रानी थी, महारानी जिंगज, है ना, जिंगन जिंगन, है ना, ये इनकी महारानी थी जिंगन। और इसी महारानी की जो शासन व्यवस्था धीरे धीरे वहाँ पर चल रही थी लगातार। और यहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो मेजर था, वो ब्रांड फूड, कौन सा था? ब्रांड फूड। ब्रांड फूड के नाम से ही पता चलता है, फूड डालो, क्या करो? फूड डालो, विभाजन कर दो। और इसी समय यहाँ पर जो कह सकते हैं जो सिख के जो मतलब सैनिक थे यहाँ पर, कौन है ना, मतलब कि सेनापति वगैरह है ना, मैन से हेड मान सकते हैं, वो थे तेजा सिंह। कौन थे? तेजा सिंह। और एक थे लाल सिंह। इन दोनों को बोलना कि आप क्या करेंगे? हमारा राष्ट्रीय रक्षा करेंगे और क्या करेंगे? तो आपको पता है कि वो जिंगन महारानी अपनी मतलब इच्छा अनुसार शासन व्यवस्था चला रही है। तो आपका सही है, ठीक लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है कि यार ये तो गलत लग रहा है, तो उनके विरोध में आक्रमण करो, आंदोलन करो कि यार ऐसे कैसे कर देते हो? ब्रांडफूड ने कहा मैंने बोला ना करिए। तो तेजा सिंह और लाल सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। क्या करते हैं? अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह। और जब अंग्रेजों को पता चलता है कि इन्होंने हमारे विरुद्ध विद्रोह कर दिया है 1746 के आसपास, है ना, 46 में, इनको लगता है हमारे विरुद्ध विद्रोह कर दिया, तो ये काम करते हैं, वापस इन पर आक्रमण करने की घोषणा कर देते हैं कि हम सिख पर आक्रमण करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे? सिख पर आक्रमण करते हैं। और इन्हीं के मध्य आक्रमण लगातार 5 आक्रमण होते हैं, जो 4 आक्रमण तो लगातार होते हैं। क्या होते हैं? 4 आक्रमण तो लगातार होते हैं। वो कौन से जगह पर होते हैं वो देखने से। ठीक है ना, जगह देखते हैं। मुद्की, पहली जगह मुद्की, फिर फिरोजपुर। तो देखिए मुद्द की जगह पर और फिरोजपुर जगह पर, इन दोनों पर लगातार आक्रमण होता है। मुद्द की जगह पर क्या करते हैं कि सिख अपने विजय प्राप्त करने की ओर बढ़ जाते हैं, और फिर यहाँ पर आक्रमण होता है। फिर होता है बद दौला पर, इसके बाद होता है आलीवाला पर। ये 4 आक्रमण लगातार होते हैं। क्या होते हैं? 4 आक्रमण लगातार होते हैं। फिर 5वां आक्रमण होता है वो सबराओं की जगह पर। कौन सी? सबराओं। यहाँ फिर अंतिम आक्रमण होता है, और अंतिम आक्रमण के अंदर तेजा सिंह और लाल सिंह दोनों ही सिखों के साथ में गद्दारी करते हैं। क्या करते हैं? गद्दारी करते हैं। जब अंग्रेजों को लगा कि अब हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि 4 आक्रमण, जब 4 आंदोलन लगातार, 4 युद्ध हुए थे लगातार, उसमें भी अंग्रेजों को लगा अब विजय नहीं प्राप्त करेंगे। इनके जो सेनापति हैं इनको खरीद लेते हैं, और सेनापतियों को बोला आपको पंजाब सारा दे जाएगा,
बस हमारी इज्जत रख लो। तब तेजा सिंह ने और लाल सिंह ने इनके साथ में मिल गए थे अंग्रेजों के साथ में। और जब तेजा सिंह और लाल सिंह अंग्रेजों के साथ में जब मिले तो अंग्रेजों ने विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है ना। तो ये हमारे सामने एक बदकिस्मती थी। और फिर एक संधि होती है लाहौर की संधि। कौन सी? लाहौर की संधि। लाहौर की संधि 9 मार्च 1746 में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लाहौर की संधि 9 मार्च 1746 के अंदर होती है। अब इस संधि के मध्य क्या होता है? दिलीप सिंह और इनके बीच में संधि होती है। इस संधि में कुछ बातें, शर्तें होती हैं। क्या होती हैं? शर्तें ये होती हैं कि दिलीप सिंह द्वारा 1.5 करोड़, कितना? 1.5 करोड़ युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना पड़ेगा नहीं, दे। तो रणजीत सिंह ने 1.5 करोड़ युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए दिया था, जिसमें से पैसे पूरे नहीं होते तो कुछ क्षेत्र दे देते, कश्मीर जैसे उन्हें काफ़ी क्षेत्र दे देते, ये आप ले लीजिए। ठीक है ना। तो उन्होंने क्षेत्र ले लिया। फिर अंग्रेज है ना, ये क्षेत्र ले लिया 1.5 करोड़ के। जब जो संधि हुई थी इसके मध्य के अंदर 9 मार्च 1746 के अंदर। फिर आगे एक और घटनाएं करती हैं धीरे धीरे, है ना। वो क्या करते हैं? सतलुज व्यास नदी उनके बीच में वैसे दूर करते हैं, वहां पर अपना अधिकार कर लेते हैं। सतलज और व्यास नदी, सतलज और व्यास नदी पर जो दुर्ग थे ना, वहां पर अपनी कंपनी स्थापित कर देते हैं कि नहीं, यहाँ पर हमारी कंपनी रहेगी। इस प्रकार इनके बीच की संधि होती है। और फिर धीरे धीरे एक और संधि के अंदर एक बात होती है कि जो अंग्रेजों ने जो कश्मीर अपने अधिकार में लिया था, है ना, संधि के अंदर शामिल हुआ था, इस कश्मीर को ये वापस बेच देते हैं गुलाब सिंह को। किसको? गुलाब सिंह को। ले गुलाब सिंह, तेरे को एक कश्मीर बेचते हैं और तू मेरे को 50 लाख रुपए दे दे। और ये क्या करता है? 50 लाख रुपए इनको दे देता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। और जब 50 लाख रुपए में इनको बेचता है तो ये सिखों को पसंद बात नहीं आई थी। ये बात हमें पसंद नहीं है कि आप इस प्रकार ये बेच रहे हो, है ना। क्या करें? आप बेच रहे हो। फिर क्या करते हैं? गुलाब सिंह को बेचने के बाद में जो लाल सिंह होता है उनके नेतृत्व में आंदोलन कर देते हैं। क्या करते थे? लाल सिंह के नेतृत्व में। ठीक है ना। वो लाल सिंह पहले तो उनके पक्ष में था, फिर यहाँ पर वापस हट जाता है। फिर लाल सिंह के नेतृत्व में ये क्या करते हैं? विद्रोह कर देते हैं। और इसी विद्रोह के परिणाम से क्या होता है? एक संधि हुई थी, भैरव साल की संधि। कौन सी हुई थी? भैरव साल की संधि। भैरव साल की संधि 22 दिसंबर 1746, जिसके अंदर जो जिंगन थी महारानी, उनको भेज दिया जाता है शेखपुर। कहाँ पर? शेखपुर। कि तू वहां पर चली जा, दिमाग खराब करती है यहाँ पर। हाँ, शेखपुर भेज दिया। और दिलीप सिंह छोटा था, उनके संरक्षण के अंदर अंग्रेज ने बोला हम यहाँ पर रहेंगे, हमारी सेना रहेगी। इनको जब तक ये वयस्क नहीं हो जाए, जब तक मतलब कि 18 साल से ऊपर नहीं हो जाए, है ना, काम करने के लायक नहीं हो जाए, लायक मतलब एक अपना आपका शासन व्यवस्था खुद नहीं संभाले, तब तक हम क्या करेंगे? इनके संरक्षण के अंदर रहेंगे, संरक्षण में रहेंगे। पहली बात ये थी 22 दिसंबर 1746 के अंदर जो भैरव साल की संधि थी, है ना, उस संधि के अंदर क्या हो गया था? भैरव साल की संधि के अंदर, हाँ सही है, भैरव साल की संधि के अंदर भी ये बात हो गई थी। पहले तो उनको जो महारानी थी जिंगल, है ना, जिंगन, उनको भेज देता शेखपुर के, तो वहां पर चली था। और फिर दिलीप सिंह के संरक्षण के अंदर ये रह गई थी। दिलीप सिंह के संरक्षण के रूप में रहने लगे, जब तक वो वयस्क नहीं हो जाए। ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान रखनी है। फिर दूसरा, आंग्ल एवं सिखों के मध्य युद्ध होता है दूसरा।
वो होता है 1748 के आसपास, है ना, 1748 के आसपास इनके मध्य युद्ध होते हैं। जो युद्ध का कारण क्या था वो बताते हैं, है ना। एक कारण बेस्ट वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट इसका कारण भी शामिल होता है। कारण तो होना चाहिए, दूसरा क्यों हुआ कि ठीक है पहला हो गया और उसके मध्य संधि हो गई, तो फिर क्या कारण था। देखिए कारण ये था कि अंग्रेजों ने इस प्रकार, ठीक है ना, जो मुल्तान वगैरह क्षेत्र था वहाँ पर क्या करते थे, आक्रमण कर देते हैं, मुल्तान को अपने अधीन कर देते हैं। क्या करते हैं, मुल्तान को अपने अधीन कर देते हैं। और जब मुल्तान को अपने अधीन करते हैं, है ना, एक था फ्रेडरिक क्यूरी, है ना, एक व्यक्ति था फ्रेडरिक क्यूरी, फ्रेडरिक क्यूरी क्यूरी। जब इनके बाद एक तो महारानी जिंगल थी, है ना, उनके मध्य भी अच्छा संबंध नहीं था। किसके मध्य, जिंगल के भी मध्य अच्छे संबंध नहीं थी। तो ये बात भी आपको ध्यान, जिंदन, है ना, जिंगल जिंदन थी महारानी, मैं बार बार जिंगन लिख रहा था, जिंदन महारानी। और इनके मध्य क्या अच्छे संबंध थी अंग्रेजों और इनके मध्य, क्योंकि इनको शेखपुर भेज दिया था, फिर ये भी सिखों का पक्ष लेने लग गई थी। और इस प्रकार क्या कर दिया इन्होंने, फिर एक काम कर दिया था, अंग्रेजों ने मुल्तान पर अपना अधिकार कर लिया था, मुल्तान पर। और जब मुल्तान पर अधिकार किया तो ये बर्दाश्त नहीं किए थे सिखों ने, है ना, फिर सिखों ने क्या कर दिया, इनके विरोध में विद्रोह कर दिया था। और इनके साथ में जो फ्रेडरिक क्यूरी थे, इन्होंने बोला था, फिर विद्रोह करना ही दे, विद्रोह कर दिया था। और जिंदन थी वो भी इनके सपोर्ट में थी। तो धीरे धीरे ये विद्रोह आंदोलन बहुत आगे बढ़ जाता है और अंग्रेजों ने फिर यहाँ पर आक्रमण करते हैं, जिसका कारण होता है, एक जगह होती है रामनगर। क्या होती है, रामनगर, रामनगर। और इस जगह पर गवर्नर होता गप। क्या होता है, गवर्नर होता है गप। अंग्रेजों का गवर्नर होता है जनरल गप, है ना, जनरल गप। वह शेर सिंह के मध्य युद्ध होता है, क्योंकि दिलीप सिंह तो छोटा था ना, तो शेर सिंह के मध्य होता है, जनरल गप और शेर सिंह के मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर विजय प्राप्ति शेर सिंह की होती दिख रही थी, हाँ इनकी विजय हो रही है। तो इसी बात में एक दूसरा और युद्ध होता है, चलियावाला का युद्ध। कौन सा, चलियावाला, चलियावाला का युद्ध। और इस चलियावाला के युद्ध के अंदर कौन विजय हो जाता है, अंग्रेज हो जाता है। चीलिया ना, चीलिया सही लिखते हैं। देखिए गप और शेर सिंह इनके मध्य कब होता है, इनके मध्य युद्ध होता है 22 नवंबर को। कौन बताएं, 22 नवंबर 1748 को, 22 नवंबर, है ना। और इनके मध्य फिर दूसरा होता है 13 जनवरी 1749 में, है ना, चीलियावाला का युद्ध। कौन सा होता, चीलियावाला का युद्ध होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कौन सा युद्ध होता है, चीलियावाला का युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर अंग्रेज पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेते हैं। और फिर इस युद्ध के बाद में दिलीप सिंह को और महारानी जिंदन को, दोनों को ब्रिटेन भेज देते हैं। और 48,000 रुपये मतलब कि इनको देता है दिलीप सिंह को, कि तेरे को 48 मतलब कि 1,000 रुपये पेंशन के रूप में दिया जा रहा है और तू वहाँ पर चला जा। फिर ये क्या चलाता था, वहाँ पर चला जाता है। देखिए इसके मध्य एक और काम होता है ना, एक गुजरात का युद्ध होता है, ये बाद में जाता है, पहले क्या होता है, गुजरात का युद्ध होता है, वो देख लेते हैं। गुजरात का युद्ध है ना, 21 फरवरी 1746, है ना। इससे पहले ये घटना इस प्रकार की घटती है 49 में, 46 का 49 गुजरात का युद्ध। देखिए गुजरात के युद्ध के अंदर ये पूर्ण रूप से तय हो गया था कि अब क्या करेंगे, इस युद्ध के अंदर अब पूर्ण रूप से अंग्रेजों का ही प्रभुत्व रहेगा इस युद्ध के अंदर, है ना। इस युद्ध में लगातार युद्ध होता है, एक इतिहास का युद्ध था, जिसके अंदर क्या होता है, 1849 के अंदर डलहौजी का अपना प्रभुत्व जमाता है, डलहौजी। और चार्ल्स नेपियर को वहाँ पर गवर्नर जनरल बनाते हैं, है ना। जनरल था गप था, उनको हटा देते हैं और उनके जगह नेपियर को बनाते हैं कि नेपियर तू है यहाँ से आज से क्या रहेगा, यहाँ पर मतलब कि
अधिकारी रहेगा, है ना, जनरल तू रहेगा। कौन रहेगा? नेपिया को बोल दिया, नेपिया, है ना, ये नेपियन था, नेपियन, नेपियन, नेपियन था। और ये नेपियन क्या करता है? ये नेपियन जो बिना जो लाहौर के अधिकारी थे, है ना, एक थे मतलब कि वारेन हेस्टिंग, है ना, इन वारेन हेस्टिंग को बिना पूछे, वारेन हेस्टिंग को पूछा ही नहीं था, और उनके बिना पूछे पंजाब को क्या करता है? अपने अधिकार में ले लेते हैं, अंग्रेजों को साथ में मिला देता है, जो ये कि हमारे संरक्षण में है, मतलब कि साथ में है। नहीं तो मतलब कि वारेन हेस्टिंग को पूछता है और नहीं एलन बरो को पूछता है। ये भी एक अधिकारी था, एलन बरो, एलन बरो, इन दोनों को नहीं पूछता है। और जो पंजाब राज्य है वो अंग्रेजों को अधीन मिला देता है, यानी कि अंग्रेजों को भाग बना देता है। तब आप समझ सकते हैं पंजाब राज्य है वो अंग्रेजों का अधिकार में आ चुका है। और इसी प्रकार फिर नेपियन करता है दिलीप सिंह को और महारानी जिंदल, है ना, दोनों को क्या करता है? जिंदल को, दोनों को क्या करता है? ब्रिटेन भेज देता है, और वहाँ पर 48,000 रुपये में भेज देता है। कभी तेरे को 48,000 रुपये दिए जा रहे हैं और तू यहाँ से क्या कर, चला जा, है ना, चला जा। दिलीप सिंह को 5 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन, है ना, 5 लाख रुपये, 48,000 पहले दिया जाता है, फिर 5 लाख देते हैं। कितने देते? 5 लाख। और इन्हीं 5 लाख के बदले में हर साल तेरे को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे और तेरे को वहीं पर रहना है। और जब दिलीप सिंह यहाँ से जाने लगा तो उसके ने बोला इधर इधर आ, क्या बोला कि जो तेरे सिर में जो है ना ये टोपी, ये मेरे को दे। क्यों? क्योंकि अभी पंजाब हमारे राज्य में, तो पंजाब का हम संभालेंगे, जो यहाँ पर राजा रहेगा वो इन हीरो को पहनेगा, तो तेरा जो ये जो मुकुट है वो पहनेगा। दिलीप सिंह का ठीक है, जबरदस्ती ले लिया था, मुकुट लिया, उस मुकुट के अंदर हीरा था, कोहिनूर हीरा, वो अंग्रेजों का हाथ लगाया था। फिर बाद में कोहिनूर हीरा को अंग्रेज अपने साथ में लेकर चले गए थे। तो ये थी कोहिनूर हीरा की बात, ये थी पंजाब पर अंग्रेजों की विजय की बात। इसी वजह पर इसके बाद में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं आती हैं वो रणजीत सिंह के समय की प्रशासनिक व्यवस्थाएं देख लेते हैं थोड़ी सी, है ना। तो वो ये देख एक बार ओके कर दीजिए कि हाँ सर सही है। फिर इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ। प्रशासनिक व्यवस्था, और जो प्रशासनिक व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, प्रशासन, तो रणजीत सिंह के समय जो वहाँ की जो सरकार थी, रणजीत सिंह जो शासन व्यवस्था चला रहे थे, उनको सरकार ए खालसा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सरकार ए खालसा। क्या बोला जाता था? सरकार ए खालसा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है ना। फिर देखिए ये जो सिक्का चलाते थे, क्या चलाते थे? सिक्का, इनको नानी सही बोला जाता था। क्या बोला जाता था? नानी सही। इन सिक्कों को भाई हाँ ये सिक्के चला रहे थे, इन नाम से जो सिक्के चलते थे, नानक सही, है ना, नानक सही नाम के सिक्के चलते थे, है ना। ये बात भी ध्यान रखनी है। फिर इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था चलाते थे वो कारदार चलाते थे। कौन? एक अधिकारी था, कारदार नाम से चला जाता था, है ना, वो इनकी शासन व्यवस्था चलाते थे। तो फिर इसकी बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो इनके जो अधिक घनिष्ठ मित्र थे, है ना, वो घनिष्ठ मित्र कौन थे उसके बारे में बात करते हैं। घनिष्ठ मित्र थे हरि सिंह, हरि सिंह नरुआ, है ना, नरुआ। ये था इनका मंत्री। क्या था? मंत्री था। और फिर इनके बाद में एक था दीनादार। कौन था? दीना नाहत। ये क्या था? ये था वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। और एक इनका था विदेश मंत्री। क्या था? विदेश मंत्री। वो था फकीर, फकीर अजीमुद्दीन। तो ये थे इनके मंत्री वगैरह थे। क्या थे? मंत्री वगैरह था इनके, है ना। फिर इनके बात करते हैं एक जो इनके जो सेनापति था, है ना, घुड़सवार का था, वो इनका सेनापति था। 1882 के अंदर एक घुड़सवार का सेनापति नियुक्त किया था, एलॉर्ड। वो किसको किया था? एलॉर्ड। ये जो फ्रांसीसी था इनको घुड़सवार नियुक्त किया, वे तू हमारा क्या है? घुड़सवार है। और फिर ये इटालियन एक सेनापति था, बंतूरा, है ना, बंतूरा, बंतूरा। बंतूरा को
जो सैनिक शिक्षा के भी, हमारा जो सैनिक है उनको शिक्षा देनी है तेरे को। शिक्षा तो किस प्रकार देगा, तो तेरे इटालियन भाषा के रूप में, और सॉरी भाषा नहीं, इटालियन का जो व्यवस्था है उसी प्रकार तो हमारे यहाँ पर क्या करेगा, शिक्षा देगा। तो ये जो इटालियन के एक अधिकारी था बंतुरा, उनको अपना सेनापति के रूप में, है ना, एक सैनिक अधिकारी के रूप में उनको नियुक्त किया था। तो ये बात का आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं सरकार के अंग के बारे में, है ना। सरकार के अंग कितने थे, किस प्रकार सरकार चलती थी, तो वो भी आपको बात ध्यान होनी चाहिए, है ना। एक फौज एक खास इनका भाग था, क्या था, फौज एक खास, दो ही भाग थे। पहला था फौज ए खास, है ना। फिर इनको दूसरे अलग नाम से जाना जाता है, फौज ए आइन, क्या है, आइन। तथा दूसरा भाग था, दूसरा वैदयान, क्या था, वैदयान इनका दूसरा भाग था। वेगदायद, क्या था, वैदयान नहीं था, वेगदायद, दायद ये दूसरा भाग था। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है वेगदायद के बारे में, ठीक है ना। तो लगभग हमारे क्या है, कंप्लीट हो गए ये पंजाब पर किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था भी हमने देख ली है। और तो कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा। सरकार हो गई, नानकशाही हो गई, और इनके लेखा का कारदार हो गया, फौज खास बेगदार, और फौजी आइन हो गया, है ना, बंतुर हो गया, और एलॉड हो गए, सारे तो कंप्लीट हो गए। अभी प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर थोड़ी प्रशासनिक व्यवस्था तो हार्ड थी, तो इसको थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि तो फौज खास आइन में थोड़ी सी गलती हो जाती है ना, तो मेरे बिना देखे पढ़ाई आपके भविष्य के बारे में खिलाड़ हो सकता है, थोड़ा मेरे को देखना यहाँ पर जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि नाम के हिसाब से थोड़ा चेंज हो सकता है, इसलिए बता देते हैं। बाकी जो प्रक्रिया है वो सारी आपको समझा दी है, ठीक है ना। तो लगभग आपको याद हो गया है। और अब जो अंग्रेजों का जो अंतिम अधिकार होगा अवध, वैसे तो खूब इनका अधिकार होता है, अधिकार करते चले जाते, लेकिन बड़े बड़े क्षेत्र के अंदर अवध बचा है, उन पर ये किस प्रकार अधिकार करेंगे वो देखेंगे हम अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।